जब बात होती है वेल्थ क्रिएशन की और जल्दी वेल्थ क्रिएशन की, तो हमारे माइंड में एक ऑप्शन आता है कि पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। अगर हम पैसे को जमा करते हैं या पैसे को हम एफडी के अंदर रखते हैं तो हमारा वेल्थ तो क्रिएट होगा नहीं। अगर आपको थोड़ी भी फाइनेंस की नॉलेज है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है, मतलब कि महंगाई। हमें महंगाई से बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर हमें महंगाई के बराबर या महंगाई से थोड़ी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तभी भी हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एफडी को छोड़ के, सेविंग अकाउंट को छोड़ के अगर आप बॉन्ड्स में जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं, तो वहां पे भी आप पैसे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। आपको केवल थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। आप इन्फ्लेशन से ज्यादा या एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट को हेज करता है। मतलब कि स्टॉक मार्केट अगर क्रैश हो गया तो आपको गोल्ड के अंदर अच्छा रिटर्न मिलता रहता है, इसीलिए आप गोल्ड के अंदर जाते हैं। गोल्ड के अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो जाता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचता है, एक स्टॉक मार्केट का। आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, अच्छे स्टॉक्स को पिक करिए, या आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इनडायरेक्टली आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में डाला जाता है अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जिसको हम अपने पैसे को देते हैं और फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो वहां पे टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हमें खुद बैठ के स्टॉक्स पिक करना है। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, अगर आपने सोचा कि मैं काम करता हूं, मैं खुद बैठ के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, उसके लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। न्यूज देखनी पड़ती है, जो आप स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं उस स्टॉक के बिजनेस को देखना पड़ता है कि आखिर में कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तब जाके आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर पाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये भी रीजन है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आज के टाइम में लगभग 90 से लेकर 92% लोग लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, उनको स्टॉक पिक करने नहीं आता है, तो वो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर में, एफएनओ के अंदर में। वो कहीं से वीडियो देख लिए या किसी का लाइव वीडियो देख लिए, वहां से चले गए एफएनओ के अंदर में। अब उनको वहां पे ये बताया जाता है कि एफएनओ के अंदर में आप एक दिन के अंदर में करोड़पति बन जाएंगे, एक महीने के अंदर में आप 200% का रिटर्न ले लेंगे। अब इस लालच के अंदर में लोग ट्रेडिंग में जाते हैं और वहां पे फंस के अपने पैसे को गंवा के वापस आ जाते हैं। और यहीं पे निकल के आता है म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर क्या करता है कि वो अपने पैसे को किसी के हाथ में देता है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास अपना खुद का काम होता है, तो अपना खुद का काम करता है और जो पैसा आता है वहां से, मतलब कि जो इनकम आती है, उस इनकम को वो म्यूचुअल फंड में लगाता है, म्यूचुअल फंड में जमा करता है। और जो म्यूचुअल फंड एएमसी है उसके अंदर जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को उठा के स्टॉक मार्केट में डालते हैं, जिनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा नॉलेज है। अब आते हैं वही असली मुद्दे के ऊपर कि आखिर में इन दोनों में से, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में से, किसमें आपका जल्दी वेल्थ क्रिएट हो पाएगा। तो अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आप जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आपने अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लिया जो लंबे टाइम के अंदर में मल्टी बैगर बन पाए, तो आप बहुत जल्दी वेल्थ बना सकते हैं। बट उसके लिए अच्छे स्टॉक्स को पिक करना पड़ेगा, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। वहीं बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपके पैसे को, पूरे पैसे को इक्विटी में नहीं डाला जाता है। यहां पे कुछ पैसे को कैश में भी रखा जाएगा कुछ टाइम तक, कुछ पैसे को आपको डेट के अंदर भी डाला जाएगा, कुछ पैसे को अलग एसेट के अंदर डाला जाएगा। मतलब कि बहुत सारे यहां पे एसेट के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है वेल्थ क्रिएट करने में, बट यहां भी आपका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में म्यूचुअल फंड में वो कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे लंबे टाइम के अंदर में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं म्यूचुअल फंड को बताने से पहले कि यहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं या ऐसी कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरी बताने वाला हूं जिसमें अगर आप अगले 5 साल में ही वेल्थ बना लेंगे, 10 साल में ही वेल्थ बना लेंगे। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं बना हुआ है म्यूचुअल फंड में, या ऐसा कोई स्टॉक नहीं बना हुआ है जो आपको जल्दी से जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाए। उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। बट यहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है कि आखिर में इतने सारे म्यूचुअल फंड है, इतनी सारी कैटेगरी है, वो कौन से म्यूचुअल फंड होंगे जिसमें अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, या वो कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी होगी जिसको मैं अगर चूज करूंगा तो लंबे टाइम के अंदर में मेरा एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो पाएगा और जल्दी वेल्थ क्रिएट हो पाएगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से, जो मैंने सीखा है आज तक म्यूचुअल फंड के बारे में, मेनली 3 कैटेगरी होती है। एक होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, एंड इन दोनों के साथ साथ, ये दोनों तो रखना ही आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इन दोनों के साथ साथ आप जा सकते हैं स्मॉल कैप में, आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप में, आप जा सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप तो रखना है आपको, इसको नहीं हटाना है। बट आप स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड मतलब कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एंड फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से आप कोई एक म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। मतलब कि 3 म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। इन 3 म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के, जो मैंने आपको बताया, इन कैटेगरी के आपको रखना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड भी होने वाले हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से चूज करिएगा। जो मैं बताने वाला हूं उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कर लीजिएगा। आपको अपना खुद का रिसर्च
करना है तब जाके आपके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी रहेगी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है किसमें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। अब आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आपको पता होगा कि टॉप 100 कंपनी को हम क्या बोलते हैं, लार्ज कैप कंपनी। उन्हीं के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा लार्ज कैप फंड के अंदर, जिसके अंदर सबसे कम रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट सबसे कम पनिश करता है लार्ज कैप कंपनीज को, क्योंकि ये बड़ी कंपनी होती है, इनका फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है। अगर आप जाके एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल देखेंगे, रिलायंस का फंडामेंटल देखेंगे, टीसीएस का, इन्फोसिस का, तो बहुत अच्छा खासा आपको फंडामेंटल देखने को मिलेगा, आप विश्वास कर पाते हैं। वहीं मैं बात करूं स्मॉल कैप कंपनी की, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी है, आपने उसका नाम सुना भी नहीं होगा। इसीलिए ट्रस्ट का जो फैक्टर होता है वो लार्ज कैप कंपनी में ज्यादा होता है। सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों अपने लिस्ट के अंदर रखा है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने लगभग आपको 35.5% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करें तो 24% का रिटर्न है। पिछले 5 साल की बात करें तो 20% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क केवल 17% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें 2013 से लेकर अभी तक, तो इस फंड ने आपको लगभग 17%, लगभग 16.5% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क ने 18% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क का रिटर्न ज्यादा है कंपेयर टू इसके, बट कैटेगरी एवरेज ने आपको केवल 15.5% का ही रिटर्न दिया है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस फंड ने आपको ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 10 साल 12 साल के अंदर में। अगर आप इस फंड के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, यानी कि 2014 या 2013 के अंदर में, तो लगभग 62,000 इसकी वैल्यू हो जाती। लगभग 524% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 16% का इस फंड ने आपको एनुअल रिटर्न दिया है, मतलब कि हर साल आपको 16.5% का रिटर्न मिला ही मिला है। वहीं अगर बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी के अंदर अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर, मतलब कि 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 3 लाख से ज्यादा हो जाती। एंड जो एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है वो लगभग 153% का, एंड जो एनुअल रिटर्न मिला है एसआईपी के अंदर में वो लगभग 17.5% का मिला है। मतलब कि हर साल आपको 17.5% का ये फंड रिटर्न दिया ही दिया है एसआईपी के अंदर। अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में कम वोलेटिलिटी दिख सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला लार्ज कैप फंड के अंदर आपको अपने मैक्सिमम पैसे को डालना है, लार्ज कैप के ऊपर विश्वास करना है। शार्प रेशियो भी बहुत अच्छा खासा है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। एंड अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यहां पे देखिए लगभग 88% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जा रहा है, डेट के अंदर लगभग 0.5% है, एंड अदर के अंदर लगभग 11% आपके पैसे को डाला जाएगा। इक्विटी की बात करें तो देखिए यहां पे लगभग लार्ज कैप के अंदर 78% डाला जा रहा है, मिड कैप के अंदर लगभग 2.5%, स्मॉल कैप के अंदर लगभग 0.5% एंड अदर के अंदर लगभग 7.5% आपके पैसे को डाला जाएगा। नंबर ऑफ कंपनी जिसके अंदर लगभग 61 है, मतलब कि 61 टोटल कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में कम रिस्क लेके अच्छा वेल्थ बनाना, तो आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड एक बेहतरीन फंड है। लंबे टाइम के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है। एसआईपी के अंदर लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है, जो कि लार्ज कैप के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब अगर बात करें अपने दूसरे लार्ज कैप फंड की, तो इसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो आज के टाइम में सबसे फेमस फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इसको रखा है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग 35% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 26% का, 5 साल के अंदर में लगभग 21% का। एंड अगर बात करें पिछले 10 साल की, तो 10 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 17% का रिटर्न दिया है। इसके बेंचमार्क ने केवल आपको लगभग 13% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क है बीएससी 100 ट्राई। कैटेगरी एवरेज लगभग 15.5% का दिया है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भी इस फंड का रिटर्न ज्यादा है, लगभग 17% का रिटर्न है, जो कि बहुत ज्यादा होता है लार्ज कैप के अंदर। अगर निप्पॉन इंडिया के रिटर्न के बारे में बात करें, तो अगर आप 10,000 रुपए केवल इन्वेस्ट किए होते जनवरी के अंदर में 2013 के अंदर में, तो लगभग 65,000 रुपए आज की वैल्यू हो जाती। एनुअल रिटर्न जो दिया है वो लगभग 17% का दिया है, मतलब कि हर साल आपको 17% का ये फंड रिटर्न दिया ही दिया है। कैटेगरी एवरेज ने जो एनुअल रिटर्न दिया है वो लगभग 15.5% का दिया है। एंड अगर बात करें इसके एसआईपी रिटर्न की, तो आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 3 लाख से ज्यादा हो जाती। एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग 164% का है, एंड एनुअल रिटर्न लगभग 18.5% का है, मतलब कि ये फंड ने आईसीआईसीआई ब्लू चिप से ज्यादा रिटर्न दिया है। अब अगर निप्पॉन इंडिया के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है। इसका मतलब आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलेगा। तो अगर आप थोड़े से रिस्की इन्वेस्टर हैं, तभी आप इस फंड को सिलेक्ट करिएगा। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा खासा है, कैटेगरी एवरेज का केवल 0.48 का है, इसका 0.87 का है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सकता है। एंड आखिरी में अगर निप्पॉन इंडिया के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए इक्विटी के अंदर लगभग 98% आपके पैसे को डाला जाएगा, जिसमें से लार्ज कैप कंपनी के अंदर 68% है, मिड कैप के अंदर लगभग 11% है, स्मॉल कैप के अंदर केवल 3% है, अदर के अंदर लगभग 16% आपके पैसे को डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड के अंदर
लगभग 66 है, 66 कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अदर्स देखिए, अदर्स के अंदर लगभग 2% आपके पैसे को डाला जाएगा। तो ये तो हमने बात कर लिया लार्ज कैप कैटेगरी के दो सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं 20 साल 30 साल के अंदर में वेल्थ क्रिएट करना और कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना, मैं कॉन्स्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि एक साल के अंदर में 70% का रिटर्न आ गया और अगले साल के अंदर में 10% का भी रिटर्न नहीं मिल पाया। मैं उस फंड की बात नहीं कर रहा हूं, उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। और वो कैटेगरी है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में क्या आज के टाइम में लोग समझ रहे हैं ना कि फंड ने मेरे को पिछले एक साल के अंदर में 4 साल के अंदर में अच्छा रिटर्न दे दिया है, तो मेरे को अगले 20 साल तक भी अच्छा रिटर्न देता रहेगा। भाई आप गलत फहमी में जी रहे हैं, इस गलत फहमी से आप बाहर निकल जाइए। ये गलत फहमी ना जब मार्केट क्रैश होगा, अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन हो गया है, बहुत लोगों की हालत खराब हो गई है जो स्मॉल कैप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप इतनी बुरी तरह से नीचे गिरे पड़े हैं अभी के टाइम में कि लोग परेशान हो गए हैं कि आखिर में रिटर्न कब मिलेगा मेरे को। रिटर्न एकदम सूख पड़ा है स्मॉल कैप के अंदर। वहीं लार्ज कैप फंड बहुत ही कम नीचे गिरे हुए हैं, जो लार्ज कैप में अपने पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। तो एक बात का आज भी ध्यान रख लीजिए, अपने मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में ही डालना है। अब बात करते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है मिड कैप कैटेगरी। मेरी बहुत ही फेवरेट कैटेगरी है क्योंकि इसके अंदर बड़ी कंपनीज भी होती हैं, छोटी कंपनी भी होती हैं। मिड कैप कैटेगरी ऑब्वियसली बात है आपके पैसे को वो 150 कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, मतलब कि वो जो टॉप की 101 से लेकर 250 तक जो कंपनी होती है उसी के अंदर आपके पैसे को डालता है। तो अगर बात करें अपने सबसे पहले मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, तो इसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इस फंड को रखा है मिड कैप के अंदर वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के पिछले एक साल के रिटर्न की, तो लगभग 44% का रिटर्न है। 2 साल की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 28% का, एंड पिछले 12 साल के अंदर में लगभग 22% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज का भी लगभग 23% का रिटर्न है, एंड बेंचमार्क का भी लगभग 22% का रिटर्न, मतलब कि बेंचमार्क के लगभग बराबर ही आपको रिटर्न मिला है पिछले 11 साल के अंदर में। अगर बात करें लमसम रिटर्न की, तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग 966% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, एंड जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग 22% का है। इसका मतलब आपको हर साल इस फंड ने 22% का लमसम रिटर्न दिया है। एंड अगर हम इसके एसआईपी रिटर्न की बात करें, तो केवल आप 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो जाती। यानी कि जो आपको एनुअल रिटर्न मिला है वो लगभग 22.5% का मिला है, मतलब कि एसआईपी के अंदर भी आपको लगभग 22.5% का हर साल रिटर्न दिया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने। अगर हम इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको दोनों कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको कम वोलेटिलिटी और कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है, 1 से ज्यादा शार्प रेशियो है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सकता है। एंड आखिरी में अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो की, तो इक्विटी के अंदर लगभग 97% आपके पैसे को डाला जाएगा, जिसमें लार्ज कैप के अंदर 5.5% है, मिड कैप के अंदर 48% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप के अंदर लगभग 17% है। ऑब्वियसली बात है मिड कैप फंड आता है तो मिड कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा आपका डाला जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 70 कंपनी है इस फंड के अंदर, 70 कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। एफएनओ में नहीं कोई होल्डिंग है, फॉरेन इक्विटी में भी कोई होल्डिंग नहीं है, मतलब कि प्योर इक्विटी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अदर्स के अंदर लगभग 3% आपके पैसे को डाला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में से 30-40% पैसा मिड कैप के अंदर डालना, तो आप आ सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में। ये एक बेहतरीन फंड है, लंबे टाइम के अंदर में आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्यूचर में भी 20% का रिटर्न मिलने वाला है। तो ये उम्मीद मत लगाइएगा इस फंड से कि फ्यूचर में आपको 20% से ज्यादा रिटर्न देगा ही देगा। यहाँ पे आपको कम भी रिटर्न मिल सकता है, बट लंबे टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि रिस्क का भी सामना आपको कम करने को मिलेगा इस फंड के अंदर। अब बात करते हैं अपने दूसरे मिड कैप के बारे में, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों मोतीलाल ओसवाल को अपने लिस्ट के अंदर रखा है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो पिछले एक साल के अंदर में 65% का रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 41% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 33.5% का रिटर्न है। एंड पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 26% का आपको रिटर्न दिया है। सीएजीआर की बात कर रहा हूं, बेंचमार्क का रिटर्न 22.5% का है, कैटेगरी एवरेज का रिटर्न लगभग 23% का है। वहीं अगर आप मोतीलाल में लमसम किए होते 10,000 रुपए केवल 2014 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1,17,000 से भी ज्यादा हो जाती। एब्सोल्यूट रिटर्न 1000% से भी ज्यादा है। एंड एनुअल रिटर्न देखिए यहाँ पे लमसम के अंदर आपको हर साल 26% का रिटर्न मिला इस फंड के द्वारा। मतलब कि अगर आप 10 साल पहले भी पैसा इन्वेस्ट किए होते तो हर साल आपको 26% का रिटर्न मिलता लमसम के अंदर। वहीं अगर बात करें एसआईपी की, तो आप 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 4,64,000 से भी ज्यादा हो जाती, जो कि यहाँ पे एनुअल रिटर्न निकल के आता है लगभग 25.5% का। मतलब कि एसआईपी के
अंदर भी आपको हर साल लगभग 25.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है किसी भी मिड कैप के लिए। एंड लास्ट में अगर इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर मोतीलाल ओसवाल लगभग 81% आपके पैसे को डालता है, जिसमें लार्ज कैप के अंदर लगभग 1.5% है, मिड कैप के अंदर 10% है एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 23% है। अदर्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगभग 46%। अगर बात करें यहाँ पे अदर इंस्ट्रूमेंट की तो लगभग 19% पैसे यहाँ पे डाले जाएंगे। इक्विटी में बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे 23 है, मतलब कि 23 कंपनीज के अंदर केवल आपके पैसे को डाला जाएगा। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड के बारे में, जिसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको रखना ही रखना है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप मिड कैप को रखिए तो लार्ज कैप को हटा दीजिए, या लार्ज कैप को रखिए तो मिड कैप को हटा दीजिए। ऐसा आपको चूज नहीं करना है, इन दोनों को रखना ही रखना है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, मैं आपको आज चिल्ला के बोल रहा हूं, रखना ही रखना है इन दोनों फंड को। इसके अलावा आप जा सकते हैं स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बात करने वाला हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की फंड होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई बैठ के पर्टिकुलर फंड का नाम नहीं लेने वाला हूं कि स्मॉल कैप में आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। सारे के सारे स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना लार्ज कैप और मिड कैप के साथ, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है तो मत जाइएगा आप स्मॉल कैप के अंदर। आप जा सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, जहां पे आपके कुछ पैसे को डेट के अंदर भी डाला जाएगा, या आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर, जहां पे तीनों कैटेगरी, मतलब कि फंड मैनेजर को छूट मिलती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहां भी थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। बट अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक रिस्की इन्वेस्टर, वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर होने चाहिए। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है अभी के टाइम पे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आपके क्या डाउट है। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन उठाने वाले हैं आपके। मैंने एक पोल किया था, उस पोल के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चनिंग किया है, उस क्वेश्चन को उठाने वाले अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।